नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए पर्यावरण अध्ययन का तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके पहले दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं पर्यावरण अध्ययन का। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से दोनों प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अकेडमी पे यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि अभी आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अकेडमी पे तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन जो है मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी सीमित समय के लिए आप जो है लाभ उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पर ही विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर फर्स्ट का टेस्ट सीरीज जो है कराया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट रैंक वालों को जो है आप देख सकते हैं फिटबिट वॉच, लेनोवो टैबलेट दिया जाएगा। सेकंड रैंक वालों को बोट स्मार्ट वॉच दिया जा रहा है। और थर्ड रैंक वालों को अमेजन वाउचर 1000 का दिया जा रहा है। और फोर्थ रैंक वालों को 50 से 25% तक जो है स्कॉलरशिप वो 1 ईयर के लिए जो है सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है आपको अनअकैडमी पर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, जिसमें आपको 12 महीने में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और आप देख सकते हैं अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये 10 नवंबर से जो है बैच शुरू हो रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो यदि आप अनअकैडमी पे जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट वहाँ पे एडिशनल मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर के। पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रायोजना विधि के जन्मदाता पूछा गया है कौन है। तो ये क्वेश्चन आपका मनोविज्ञान में भी पूछा जाता है और पर्यावरण में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, WH किलपैट्रिक। जॉन डीवी के ये शिष्य थे किलपैट्रिक। इन्होंने प्रायोजना विधि को जो है जन्म दिया था। उनके अनुसार प्रायोजना वह प्रक्रिया है या क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। तो प्रायोजना विधि के जन्मदाता WH किलपैट्रिक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रयोग करना। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि पहला दिया गया उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, या फिर दूसरा बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। सी ऑप्शन है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। या डी ऑप्शन है कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति एवं प्रवृत्ति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी विकल्प सही होगा कि पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन के प्रयोग से छात्रों की निरीक्षण शक्ति तीव्र होती है और उनकी विचार प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है और उनमें चिंतन तथा अवबोधन जो है भी वह बढ़ता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि एकल परिवार से तात्पर्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे। एकल परिवार को हम प्राथमिक परिवार भी कहते हैं, जिसमें प्रायः माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। और भारतीय परिवेश में 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, एक तो संयुक्त परिवार और दूसरा एकल परिवार। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन की कमी के कारण। और प्रोटीन ये मानव शरीर में त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर का विकास धीमा हो जाता है। और प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। और इन तत्वों के अतिरिक्त प्रोटीन में आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित होता है। तो प्रोटीन की कमी से जो है मानव शरीर
की जो है धीमी वृद्धि होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था कब? तो ये पारित हुआ था दिसंबर 2002 में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछा गया है कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि उत्तर प्रदेश का पूछा जाए कि राजकीय पुष्प क्या है, तो टेसू या प्लास। ये जो है याद रखिएगा, कभी कभी उत्तर प्रदेश का भी जो है कई बार पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू या प्लास। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन अनाईमुडी। अनाईमुडी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो कि केरल के इडुक्की जिले में यह स्थित है अनाईमुडी। और अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी नदी है जिसके तट पर प्रसिद्ध बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? तो वह है अलकनंदा नदी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। यदि पूछे केदारनाथ कहाँ अवस्थित है, तो यह मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा वन। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र भारत में कश्मीर से कुमायूं तक फैला हुआ है और वन संपदा की दृष्टि से यह विशेष संपन्न भू क्षेत्र है। यहाँ के लगभग 70% भाग पर वन पाया जाता है, जिसमें देवदार वृक्ष, ओक, चीड़, भोज वृक्ष एवं लंबी घासों के झुरमुट के साथ हजारों प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यह वन संपदा के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब? तो यह तैयार हुआ था 1853 ईस्वी में। बी विकल्प सही हो जाएगा। और भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ था, जिसकी कुल लंबाई थी 32 किलोमीटर। और यह 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाणे के बीच चलाई गई थी। तो पहली रेलगाड़ी भारत में कब चलाई गई थी? तो 1853 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। और कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाणे के बीच चलाया गया था ये। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन अरावली पर्वत श्रृंखला। ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और यह एक जो अवशिष्ट पर्वत है एवं विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है और यह कठोर क्वार्टर चट्टानों से यह निर्मित है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर कहाँ पर स्थित है? तो यह है हिंद महासागर में। ये विकल्प सही हो जाएगा। मेडागास्कर द्वीप ये हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके पूर्वी भाग में मॉरिशस एवं पश्चिमी सीमा पर अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया। तो यहाँ पे पूछा गया भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन में यदि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहता तो वो भी सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हैं, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉच। डी ऑप्शन सही होगा। और भारत का यदि पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है किस देश के संविधान से? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। और यदि मौलिक अधिकार पूछा जाता है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जोसेफ फोरियर ने। 1824 ईस्वी में
जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस यानी कि हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। और अगला क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किए थे वाल्टर जी रोजेन ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिकन वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोजेन ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। यह शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का संक्षिप्त रूप है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिकोया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 379 फीट तक होती है। और अगला क्वेश्चन है वाहनों में पेट्रोल जलने से निम्न में से वह कौन सी धातु है जो वायु को प्रदूषित करती है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन लेड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती है और लेड का प्रयोग इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी ये जो है बताया गया है आपको अनाईमुडी। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और यह अन्नामलाई पर्वत पर अवस्थित है जो कि केरल में है और इसकी ऊंचाई आपको बताया गया 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं हेलोफाइट्स। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में वह कौन सा अजैविक प्रदूषक है जो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो वह आर्सेनिक। सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है और यह संक्रमण मुख्य रूप से प्रकृति में पाए जाने वाले वेड रॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। और जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा विटामिन सी। बी विकल्प सही हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन सी है। इसके अतिरिक्त विटामिन बी भी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है जबकि विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जल में पूछा गया है इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास रहती है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा लैक्टोज। और अगला प्रश्न है कि निम्न में किसकी कमी के कारण मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की कमी के कारण मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है और इंसुलिन एक हार्मोन है। याद रखिएगा पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है और यह रुधिर यानी कि ब्लड में शर्करा का नियमन करता है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलीय जंतुओं में श्वसन होता है? तो यह होता है गलफड़ों के द्वारा। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे कि मछली, तो मछली का श्वसन जो है गलफड़ों के द्वारा होता है। तो जलीय जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है? गलफड़ों के द्वारा। बी विकल्प सही हो जाएगा। और मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा 5 वर्ष तक का। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 के अनुसार मेयर का कार्यकाल नगर निगम के प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक अधिकरण के रूप में कार्य करती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नता पूर्वक न पढ़े। पहला ऑप्शन है। दूसरा है पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए। सी ऑप्शन है पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो और डी ऑप्शन है छात्र इधर उधर भी ध्यान दें। तो कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही होगा। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पाठ के उद्देश्य वह पूर्ण हों। बाकी ए ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। छात्र प्रसन्नतापूर्वक न पढ़ें, बिल्कुल गलत है। पाठ पढ़ाए जाने का पीरियड जो है के समय में कार्य पूरा हो जाए, ये भी गलत है। और छात्र इधर उधर भी ध्यान दें, ये भी जो है आपका
गलत है। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अध्ययन के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सही होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। आवश्यकता का सिद्धांत हो गया, उपयोगिता का सिद्धांत तथा जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के अधिगम सिद्धांत से ही संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये था आपका पर्यावरण अध्ययन का तीसरा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।